हेलो साथियों, आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, विशिष्ट क्षमता वाले बालक से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट क्षमता वाले बालक से तात्पर्य है मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक। तो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों में उपरोक्त ये चारों आएंगे। मंदबुद्धि वाले, अंधे बालक हैं, बहरे बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सामान्य बालक इनमें सम्मिलित नहीं होंगे। विशिष्ट क्षमता वाले बालक CWSN और प्रतिभाशाली टैलेंटेड जो स्टूडेंट हैं वो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड, समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है साथियों, अपन ऊपर जो पढ़ा था विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को, विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन थर्ड, सामाजिक रूप से विचलित बालक हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक कौन कौन से हैं? जो सामूहिक रूप से परेशान रहते हैं बालक, असमयोजित बालक हैं, वंचित बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं और माता पिता द्वारा तिरस्कृत जो बालक हैं वो सभी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन 4, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था साथियों एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन 5, बालक का विकास आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल है। वातावरण का आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। ये किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ का कथन है कि जो बालक हैं वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल हैं। क्वेश्चन 6, मध्य बचपन की अवधि है। मध्य बचपन की आयु अवधि कौन सी है? तो 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की जो एज ग्रुप है उसको मध्य बचपन कहा जाता है। क्वेश्चन 7, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। क्या प्रस्तुत किए थे? किस संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किया था? शारीरिक विकास के चरण के संबंध में, संवेगात्मक विकास के चरण के संबंध में, संज्ञानात्मक विकास के चरण के संबंध में, नैतिक विकास के चरण के संबंध में। तो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे साथियों, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है नैतिक विकास के चरण। नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। शारीरिक विकास वाला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। याद रखें, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की दृष्टि से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोहलबर्ग का संबंध है नैतिक विकास के चरण से, नैतिक विकास के सिद्धांत से। क्वेश्चन 8, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो वयस्क यानी कि अपने से बड़े और समवयस्क यानी कि अपने समान मित्र हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। क्वेश्चन 9, सोचना और चिंतन दो प्रकार का होता है साथियों। एक तो होता है स्वपरायण चिंतन। स्वपरायण चिंतन में होता है तो व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं को प्रकट करता है, और यथार्थवादी जो चिंतन होता है उसमें वास्तविकता से संबंध होता है, वास्तविकता के बारे में सोचता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि कोई बालक अपने विचारों या कल्पनाओं में खोया रहता है तो ये किस प्रकार का चिंतन है? तो ये स्वपरायण चिंतन है, स्वपरायण चिंतन। क्वेश्चन 10, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने नियम बताए? तो 3 नियम बताए साथियों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इस प्रकार से आ सकता है, तो तीनों को याद करना है, तत्परता है, अभ्यास है और प्रभाव का नियम है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। अधिगम निर्योग्यता कहते किसे हैं? तो अधिगम निर्योग्यता का अर्थ होता है कि वो बालक जो सीखते तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख सकते, बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, लेकिन अधिगम निर्योग्यता के वाले जो बच्चे होते हैं वो सीखते तो हैं लेकिन कुछ पक्षों को नहीं सीख पाते। कुछ पक्षों के बारे में जैसे संघर्ष करते हैं, जैसे पठन के संबंध हो सकता है, लेखन के संबंध में हो सकता है, गणना के संबंध में हो सकता है, अभिव्यक्ति के संबंध में हो सकता है। तो अधिगम के कुछ पक्षों से जो संघर्ष करते हैं बालक, वो बालक होते हैं अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। जैसे बी को डी लिखना या बोलना, ऐसे 100 को वाज लिखना, 21 को 12 लिखना या पढ़ना, ये जो प्रकार की जो वर्णन है, कोई बच्चा इस प्रकार का अगर
कार्य करता है, इस प्रकार के अभिव्यक्ति करता है, तो वो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की श्रेणी में आएगा। डिसलेक्सिया है साथियों एक पठन विकार है। डिसलेक्सिया कौन सा विकार है? पठन विकार है। क्वेश्चन 12, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का विकार, गणित संबंधी अक्षमता का विकार कहलाता है साथियों। तो डिसकैलकुलेट, गणित में क्या होता है? कैलकुलेटर क्या करता है? गणना करता है, जोड़ बाकी गुणा भाग करता है। तो गणित संबंधी हो जाएगा तो कैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का संबंध है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता का विकार। क्वेश्चन 13, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि बराबर शैक्षिक आयु भी बोल सकते हैं साथियों, इसको मानसिक आयु भी बोलते हैं। वास्तविक आयु नीचे आती है अपॉन EQ इक्वल टू EA और CA मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन 14, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अपने अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय और बाल विज्ञान दोनों का। तो इन चारों के अंदर ये जो ऑप्शन है ये राइट की श्रेणी में आएगा। अध्यापन विषय के साथ साथ मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षक को होनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मनोविज्ञान ही सीढ़ी है पहली बच्चों को समझने की। समझेंगे तब पता चलेगा अपने कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी है। तो अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों की जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए एक सामान्य शिक्षक को। क्वेश्चन 15, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? किसके द्वारा होना चाहिए? किसके द्वारा उसकी गणना की जानी चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा, गृहकारी जांच के द्वारा, या सतत या व्यापक? तो इसमें से जो ऑप्शन राइट है बेटा सतत व व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत व्यापक मूल्यांकन लगातार अनवरत हर क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। या शैक्षिक आयु और मानसिक आयु के संबंध में स्पष्ट कर दूंगा कि वास्तविक आयु तो वो होती जो अभी तक उसके जन्म से लेकर के आज दिन तक उसके कितने दिन वर्ष हुए हैं वो वास्तविक आयु होगी। और शैक्षिक आयु और मानसिक आयु से तात्पर्य है कि वो किस एज ग्रुप के आधार पे, कितने आयु वर्ग के आधार के आधार पे वो अपनी सोच रखना है, क्षमता रखना है, अपने समझने की, चिंतन की, बोलने की, अभिव्यक्ति की जो स्तर है वो किस आयु एज का है वो उसका मानसिक आयु कहलाएगी। जैसे एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु है साथियों 12 वर्ष। 12 वर्ष का अर्थ है वो 12 वर्ष के बच्चों के समान बोलता है, लिखता है, सोचता है, चिंतन करता है। जबकि उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु ऊपर लिखें आप, वास्तविक जो आयु है यहाँ करें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो जाएंगे साथियों उस बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वो 120 होगी। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संबंध में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, अभ्यास कर लें। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इनको बार बार रिवाइज करें और परीक्षा से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट से भर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।